नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। साथियों, पूरे भारतवर्ष में धारा 111 का प्रयोग अत्यधिक होता है। जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसके क्षेत्र में कोई शांति भंग करने वाला व्यक्ति है, कोई संदिग्ध है, आदतन अपराधी है या राजद्रोह की बातें फैलाता है, और उसके बारे में जानकारी करने के बाद वह संतुष्ट हो जाता है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित करेगा और उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि क्यों न उससे कुछ सालों के लिए बंद पत्र ले लिया जाए, बाउंड कर दिया जाए। यदि वो व्यक्ति किन्हीं आधारों को बताता है या ऐसे आरोपों से इनकार करता है, उसे इस बात का अवसर होगा कि वो उस आदेश के उत्तर में, स्पष्टीकरण में अपनी बात रखे। ये कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अंतर्गत की जाती है। ऐसा आदेश दिया जाता है। इस धारा का अत्यधिक उपयोग होता है। अधिकतर क्षेत्रों में इस कार्रवाई को किया जाता है। ये कार्रवाई का आदेश जब व्यक्ति के पास जाता है तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी ऐसे आदेश से परेशान न हो। ये समझिए कि इस नोटिस में बहुत महत्वपूर्ण यानी आवश्यक बातें होनी चाहिए जो कई बार होती नहीं है, और उन बातों के अभाव में वो नोटिस, वो आदेश अवैध होता है, शून्य होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश किया गया है यानी नोटिस देकर के हमसे जो पूछा गया है, उन बातों के प्रत्युत्तर में हम उस कार्रवाई को कर देते हैं, यानी बाउंड हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट केवल ये पूछता है कि आपको क्यों बाउंड किया जाए, और हम उसके उत्तर में बाउंड हो जाते हैं। यही गलत है। आपसे केवल ये पूछा है कि आप बताएं कि क्यों ना आपको 1 साल या 3 साल के लिए बाउंड किया जाए। आप उसका उत्तर नहीं देते हैं, आप उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, आप ये नहीं बताते हैं कि हमें इसलिए बाउंड न किया जाए। आप बाउंड हो जाते हैं। बाउंड होने का प्रभाव कई बार एक कार्रवाई है, ये निरोधात्मक कार्रवाई है, और आपको रोकने के लिए ऐसा बाउंड किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन शर्तों पर हमें बाउंड किया गया है वो कई कारणों से शर्तें टूट जाती हैं, और जब शर्तें टूट जाती हैं तब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहता है कि आप 50,000 या 1 लाख के लिए जो बाउंड किए गए थे, आप उस रकम को हमें दे दें। बस यही दिक्कत है। बाउंड होकर के आपको वो अमाउंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
इसलिए यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो पहली बार नोटिस आता है, पहली बार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश आता है, तब आपको देखना है कि वो आदेश, वो नोटिस उन आवश्यकताओं को पूरा करता है अथवा नहीं। अगर आवश्यकताओं को, जरूरी बातों को वो नोटिस पूरा नहीं करता है, तब आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। नोटिस में विशेष बात सूचना का सार, यानी जो नॉलेज, जो जानकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आती है, धारा 107 से लेके 110 सीआरपीसी तक के संबंध में मजिस्ट्रेट को कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उन सूचनाओं के आधार पर वो कार्रवाई करता है। सूचना का सार बड़े सावधानी से तैयार करना चाहिए, और वो सूचना का सार तैयार करता है तब उसे संतुष्ट होना आवश्यक है कि पर्याप्त आधार है, और केवल संतुष्टि ही पर्याप्त नहीं है, उस संतुष्टि के कारणों को नोटिस में लिखना चाहिए। जब वो कारण लिखे जाते हैं और वो आधार पर्याप्त हैं, तब वो सूचना का सार माना जाएगा कि वो प्रॉपर सूचना, जिन आधारों पर उसे सूचना प्राप्त हुई है, वो पर्याप्त है। अगर उस नोटिस में वो सूचना लिखी नहीं जाएगी, उस सूचना का हवाला नहीं दिया जाएगा, तब वो व्यक्ति जिसको नोटिस दिया गया है, यानी मुझे नोटिस दिया है आपने, और आपने अपने नोटिस में, आदेश में जो आधार हैं, जो मेरी शिकायतें हैं, जो मेरी एक्टिविटीज हैं, उनको नहीं लिखा है, तब मैं उनके बारे में कैसे स्पष्टीकरण दे सकता हूं? भ्रामक बातें हो जाएंगी, पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब मैं स्पष्टीकरण आपके सामने उन आरोपों के संबंध में नहीं रख सकता हूं। और अगर मुझे पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, सूचना का सार ठीक नहीं बताया गया है, तो मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता और भ्रमित हो जाऊंगा और तथ्य और नोटिस की जो लाइन है उससे भटक जाऊंगा। इसलिए सूचना का सार प्रॉपर होना चाहिए। मधुलिमे बनाम एसडीएम मुंगेर सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह कहा गया कि समुचित सूचना होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उसको उन आधारों का ज्ञान होना चाहिए, नोटिस में उसे आधार बता देने चाहिए, तब ये आदेश धारा 111 सीआरपीसी में सूचना का सार सही माना जाएगा। अगर सूचना का सार सही नहीं है, तब वो सूचना ठीक नहीं है, आदेश गलत है। दूसरी बात, जमानत। जमानत के संबंध में स्पष्ट आदेश में होना चाहिए कि कितने रुपए की जमानत है, कितने व्यक्तियों द्वारा जमानत दाखिल की जाएगी, किस वर्ग के जमानती होंगे। वो अवधि भी स्पष्ट होनी चाहिए कि इस अवधि के लिए आपको बाउंड किया जा रहा है, और रकम भी स्पष्ट होनी चाहिए कि इस रकम से आपको बाउंड किया जा रहा है। इसके अलावा इन बातों में यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया है, सरसरी में नोटिस नहीं दिया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है, और ये सारी बातें एक राइटिंग में टाइप्ड आदेश में होनी चाहिए। अगर प्रिंटेड प्रोफॉर्मा है, कोई छपा प्रोफॉर्मा है,
और उसमें उस व्यक्ति का नाम, कुछ चीजें भर के दे दिया गया है, तब वो आदेश भी गलत है। राजेंद्र प्रसाद पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में यह कहा गया कि नोटिस अवैध व शून्य अगर वो प्रिंटेड प्रोफॉर्मा पर दिया गया है। तो साथियों, आपको नोटिस आने पर इन बातों को देखना है, जल्दी से उस नोटिस का अनुपालन नहीं करना है। अगर आपने इन बातों को देख लिया, चूंकि ये सारी गलतियां रूटीन में होती हैं, वहां इस तरह का जल्दबाजी में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं और यहां केवल शब्दों का ही फेर है। इसलिए आपको नोटिस की पूरी स्टोरी और पूरी लिखावट का ठीक से अध्ययन करना है और उन बातों को देखना है और नोटिस को अवैध और शून्यता के आधार पर चैलेंज करना है। इसलिए हमें इन बातों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। मेरा प्रयास आप तक सरल भाषा में धारा 1 से 11 सीआरपीसी के आदेश की आवश्यक बातों को रखने का रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य रखें, जिसे मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।